अभी तक पब्लिश किए हैं, साथ ही बहुत सारी बुक्स भी आपने लिखी हुई हैं, और आप शायद ही ऐसी कोई संस्था मैं समझता हूं कि योग के क्षेत्र में जो शीर्ष पे है उससे आप वंचित हैं। आप लगभग सभी संस्थाओं से कनेक्ट हैं। तो विस्तार में जाते हुए मैं समझता हूं कि हमारा ये नुकसान है। मैं चाहूंगा कि समय का भरपूर लाभ उठाया जाए। आज के इस विशेष कार्यक्रम के हमारे विशेष अतिथि आदरणीय एम के तनेजा जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि सर आप आएं और अपना उद्बोधन जो है आप आशीर्वचनों के साथ शुरू करें। हमारे दर्शक आपको सुनना चाहते हैं। आदरणीय एम के तनेजा जी। मैं आभारी हूं भारतीय योग संस्थान का सर शायद आपका नेटवर्क काफी वीक है। जो आपने मेरे संदर्भ में बताया ना, अभी हमने एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन और बनाया है फॉर प्रिवेंशन एंड डेफनेस के लिए हम काम कर रहे हैं। इसमें हम जो विशेष रूप से सीनियर सिटीजन में बहरापन है उसको निवारण कर रहे हैं। इस कड़ी में हम कान के ऑपरेशन भी करते हैं, कान की टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसे टिम्पैनोप्लास्टी कहते हैं सर्जरी, ऑस्कुलोप्लास्टी कहते हैं, मेस्टोइडेक्टमी कहते हैं, कॉक्लियर प्लांट कहते हैं। ये सारे ऑपरेशन के अलावा हम भ्रामरी प्राणायाम से और योगा की डिफरेंट एक्सरसाइजेज से हम लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं, डेफनेस के कारण सीनियर सिटीजन में डिमेंशिया भी होता है, और जब डिमेंशिया होता है तो वो परिवार के लिए बहुत कष्टकारक होता है, और इसकी संभावना आने वाले समय में लाइफ स्पैन बढ़ने के कारण बहुत बढ़ जाएगी। आइए टॉपिक के ऊपर आते हैं। माइग्रेन। माइग्रेन एक बहुत ही डिसेबलिंग कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है, पल्सेटिंग, थ्रॉबिंग, यूनिलेटरल हेडेक होता है, और क्या होता है इसके साथ साथ नौशिया, वॉमिटिंग भी होती है। और एक और जो विशेष लक्षण है जो किसी दूसरे हेडेक में नहीं होता है, ये रोगी जो है ना सेंसिटिव होता है लाइट से एंड साउंड से। तो क्या होता है, वो पसंद करता है कि किसी कोने में जाकर के छुप करके बैठ जाए जहां पर अंधेरा हो। तो इस प्रकार से माइग्रेन होता है, और माइग्रेन का जो हेडेक है ना वो घंटों से लेकर के दिन तक रह सकता है, और ये उसकी कार्यप्रणाली को हैम्पर करता है, और वो जो है जिसको माइग्रेन होता है वो काम नहीं कर पाता है। ये नींद डिस्टर्ब हो जाने से, जेट लैग से, बहुत सारा फिजिकल एक्सर्शन करने से, मौसम के बदलाव से, बैरोमेट्रिक चेंजेस की वजह से भी प्रेसिपिटेट हो जाता है। और ये कब होता है, एडोलेसेंट से स्टार्ट हो जाता है, और इसके 4 स्टेप होते हैं। कौन कौन से स्टेप होते हैं? प्रोड्रोम होता है, ऑरा होता है, अटैक होता है, पोस्ट्रोम होता है। इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। अब हम ये समझेंगे कि माइग्रेन होता क्यों है। ये होता है रिलीज ऑफ केमिकल्स के द्वारा। केमिकल्स जो न्यूरोकेमिकल्स है वो जब रिलीज होते हैं तो हमारी ब्लड वेसल्स डायलेट होती है, और जब वो डायलेट होती है ब्रेन में तो जो ब्रेन टिश्यू है उसको स्क्वीज कर लेती है, क्योंकि ब्लड वेसल डायलेट हो गई, इन्होंने जगह घेर लिया, तो आपके ड्यूरा के ऊपर, आपके ब्रेन के ऊपर उसका दबाव पड़ता है। और ये महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूं, इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो उसका ब्लड प्रेशर और बढ़ जाता है। जब ब्लड प्रेशर और बढ़ जाता है तो ब्लड वेसल और एंगॉज हो जाते हैं, और उसका हेडेक और बढ़ जाता है। सामान्यतः ये माना जाता है कि ये वेस्कुलर इटियोलॉजी के द्वारा होता है, और यहाँ पे टेम्पल में, फोरहेड पे, आंखों के आसपास, और कभी कभी पीछे के सर में पल्सेटाइल हेडेक होता है। माइग्रेन 2 प्रकार का होता है, एक ऑरा के द्वारा जो क्लासिकल होता है, और एक विदाउट ऑरा के द्वारा होता है। मैंने अभी बताया ना, न्यूरोट्रांसमीटर्स के द्वारा इसका एग्रीवेशन होता है। इसमें क्या क्या है, सीरोटोनिन जिसे 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन भी कहते हैं। ये केमिकल जो है ब्रेन में, नर्व में कम्युनिकेशन के लिए आवश्यक होता है, और
ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को सिकोड़ देता है थोड़ी बॉडी में, और जब इसका इम्बैलेंस होता है तो आपको अटैक होता है। यानी कि सीरोटोनिन की मात्रा शरीर में उचित होने पर आपको माइग्रेन नहीं होगा। दूसरा हार्मोन कौन सा है, वो है ईस्ट्रोजन। ये महिलाओं में ज्यादा प्रभाव करता है, और आप देखेंगे कि माइग्रेन मोस्टली महिलाओं में ही हो जाता है। और ईस्ट्रोजन का एक और भी इफेक्ट है, ये फेस की, स्कैल्प की नर्व जो है ना, उनको पेन के लिए ज्यादा सेंसिटिव कर देता है। तो यानी कि आपका माइग्रेन ईस्ट्रोजन और सेरोटोनिन जब दोनों मिल जाते हैं तो 2 गुना प्रभाव हो जाता है। एक तीसरा फैक्टर होता है जो ब्रेन का पिछला पार्ट होता है, जिसे पॉन्स कहते हैं, वहां से इंटरमिटेंट न्यूरोलॉजिकल डिस्चार्ज होते हैं, जिसे सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स के द्वारा होता है, और वो ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स को ज्यादा करता है। तो ये वाला क्या होगा कि पीछे वाला जो दर्द है वो पॉन्स के द्वारा ज्यादा होगा। अब कहेंगे कि साहब माइग्रेन है तो हम पहचानेंगे कैसे? हम यूरिन टेस्ट कर सकते हैं, उसमें हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड की मात्रा हम ये लिख करके टेस्ट कराएंगे, वो बढ़ जाती है। जो माइग्रेन होता है वो ऑरा के साथ भी होता है। 20% केस में हमेशा ऑरा मिलता है। ये ऑरा जो है आपका 5 मिनट से 30 मिनट्स के पहले पता लग जाता है। ये बहुत 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 महत्वपूर्ण बता रहा हूं, क्योंकि ये एक पीरियड होता है, अगर इसका हम योगा मेडिटेशन के द्वारा लाभ उठा लेंगे तो हमारा अटैक या तो बच जाएगा या कम होगा। और इसको मैं अंत में बताऊंगा कि हम माइग्रेन से कैसे बच सकते हैं। 20% में ये मिलता है, ऑरा मिलता है। क्या होता है, आपको फ्लैश ऑफ लाइट लगेंगी, हेलुसिनेशंस होंगे। हेलुसिनेशन क्या होते हैं, आपको अजीब अजीब आवाजें सुनाई देंगी, जो चीज नहीं है वो आपको महसूस करने लगेंगे। आंखों के आगे ब्लैक स्पॉट्स आ जाएंगे, लाइट्स आने लगेंगी, आपको आंखों में रोशनी चुभने लगेगी। और क्या होगा, जो आपके ऑब्जेक्ट है ना, आपके सामने जैसे घड़ी रखी है, आपके हाथ में पेन है, उसके चारों तरफ एक ग्लो सा आ जाएगा, आपका आंखों का धुंधली हो जाएगी, और आप अपनी आंखों को फोकस नहीं कर पाएंगे। अब माइग्रेन कितने प्रकार का होता है? एक होता है हेमीप्लेजिक माइग्रेन। ये क्या होता है, एक तरफ होता है खाली। इसमें फैमिली हिस्ट्री होती है, परिवार में चलता है, और क्या होगा, आधी तरफ की बॉडी पे नमनेस हो जाएगी, आपको लगेगा जैसे फालिज सा हो गया है, मेरा इधर का शरीर कुछ कम हो गया है, सोया सोया। और जैसे ही वो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम कम होंगे, उसी प्रकार फिर वो हेडेक भी कम हो जाएगा। दूसरा होता है ऑप्थेल्मोप्लेजिक माइग्रेन। क्या होगा, आंखों के चारों तरफ दर्द होगा, और एक महत्वपूर्ण बात होगी, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, उसकी आंखें बंद सी हो जाएगी। और कभी कभी तो ऐसा होता है कई महीने तक के लिए उसकी आंखें बंद सी हो जाती हैं, और वो व्यक्ति अपने आप को ठहरा सा महसूस करता है। तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे बेसिलर आर्टरी माइग्रेन कहते हैं। बेसिलर आर्टरी क्या होती है, एक आर्टरी जो वर्टिब्रल आर्टरी से ब्रेन की तरफ जाती है, उसे बेसिलर आर्टरी कहते हैं, और यंग एडल्ट वुमेन में ज्यादा होता है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है वो बैक ऑफ द ब्रेन, और जैसे मैंने बताया, और नेक का वो अफेक्टेड हो जाता है। इसमें क्या लक्षण होंगे, डिजीनेस होगी, लॉस ऑफ बैलेंस होगा, डिसओरिएंटेशन होगा, स्पीच स्लर्ड हो जाएगी, चक्कर आएंगे, डबल विजन होगा, टिंगलिंग होगी, पुअर मसल कंट्रोल होगा, उसे लगेगा मेरी हाथ पैर के काम नहीं कर रहे हैं। और जो मेरे ईएनटी का सब्जेक्ट है जिस पे मैं काम करता हूँ, टिनिटस, वो रिंगिंग इन द ईयर्स होंगे। और जो महत्वपूर्ण है, जिससे हम माइग्रेन को डायग्नोस करते हैं, वो है नोजिया और वॉमिटिंग। ये कई घंटे से कई दिन तक रह सकता है। एकदम अचंभे की बात बताने जा रहा हूँ। एक और माइग्रेन होता है जो बच्चों में साधारणतः पाया जाता है, इससे हम कहते हैं एब्डोमिनल माइग्रेन, यानी कि पेट का माइग्रेन। परिवार में हिस्ट्री होती है, फैमिली हिस्ट्री होती है, माता को अक्सर होता है। दर्द कहाँ होता है, पेट के बीच में होता है, नाभि के पास होगा, ऊपर नहीं होगा, नीचे नहीं होगा। और आप उसको
दबा के देखना चाहेंगे तो आप उसको लोकलाइज नहीं कर पाएंगे। इसमें नौशिया होगा, डायरिया होगी, वॉमिटिंग होगा, और उसके साथ जो है कोई जीआईटी सिम्टम नहीं होगा, कोई पेट की प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब उसका आप कोई कारण नहीं ढूंढ पाए पेट में दर्द का और नौशिया वॉमिटिंग साथ में हो, तो आप इस बात को ध्यान में रख सकते हैं कि ये एब्डोमिनल माइग्रेन है। अब हम दोबारा से कॉजेस के ऊपर जाते हैं कि माइग्रेन होता क्यों है। परिवार में चलता है, जेनेटिक काजेस से होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स से होता है, इसके ऊपर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। हार्मोन से होता है, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोनिन, एंडोपोमिन को माना जाता है कि ये माइग्रेन के साथ जुड़े हुए हैं और इनका कंट्रोल होता है। और सेरोटोनिन पेन रेगुलेशन में नर्वस सिस्टम में काम करता है, और जो न्यूरोपेप्टाइड्स है ये जब ब्रेन में जाते हैं तो आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट करके हेडेक पैदा करते हैं। आपको जब हेडेक की बात हो रही है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉमनली 3 प्रकार के हेडेक होते हैं। आज जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो माइग्रेन है। दूसरा हेडेक होता है टेंशन हेडेक। तीसरा हेडेक होता है साइनस हेडेक। ये बहुत सारे हेडेक के कारण होते हैं, ब्रेन ट्यूमर भी होता है, बहुत सारे होते हैं, मेनिंजिस भी होती है, मेनिंजाइटिस भी होती है, परंतु जो सामान्य स्थिति में लंबे समय तक चलते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। और ये तीनों होते क्यों हैं? देखिए, हेडेक जो होता है वो आपके शरीर में जो प्रकृति है, दोष होता है, वात पित्त कफ, उसके जो दोष होते हैं उसका इम्बैलेंस होता है, तो उसके अनुरूप आपका हेडेक होता है। और हम प्रकृति को कैसे पहचानते हैं? उसके चेहरे को देख के, उसकी लाइफ स्टाइल को देख के, उसके स्वभाव को देख करके, और उसके अनुरूप हम उसका उपचार कर सकते हैं। वात जो है, जिसे कहते हैं वातज, वात दोषा, इज द कॉमनेस्ट फैक्टर हेडेक का। हेडेक का सबसे कॉमन कारण वात दोष है, और आज इस पर हम विस्तृत चर्चा भी करेंगे। पर सूक्ष्म में हम समझ लें कि बाकी दोनों हेडेक कौन कौन से हैं, टेंशन हेडेक और साइनस हेडेक। टेंशन हेडेक क्या होता है? लाइफ स्टाइल ओरिएंटेड होता है, इरेगुलर वर्किंग करने से होता है, जब आप अपना मील छोड़ देते हैं तब होता है। और कैसा होता है? डल होता है, एक पेन होता है, और लोकलाइज नहीं होता है, डिफ्यूज होता है। आप सर को पकड़ के बैठते हैं पर आपका पॉइंट नहीं होता, जो माइग्रेन में होता है ना कि आप उस जगह को दबा सकते हैं, आपको महसूस होता है कि मेरा सर दर्द कहाँ पर है, ठीक है ना। और इसका जो पेन है ना, उस पर टेंडरनेस होती है और नेक और शोल्डर तक ये जाता है। इसका उपचार के लिए हम क्या करेंगे? अपनी डाइट को और समय को हम समयबद्ध करेंगे, फिक्स टाइम बोल लेंगे, और गरम, पका हुआ, स्वादिष्ट, गीला और मधुर भोजन करने से लाभ होता है। हमें अवॉइड क्या करना होगा? क्योंकि ये वातज होता है अक्सर, तो ड्राई, कोल्ड, स्पाइसी फूड का नहीं लेना है। हम ल्यूकवार्म वाटर जितनी ज्यादा मात्रा में लेंगे, वात के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप गर्म पानी का जितना ज्यादा सेवन करेंगे वात उतना कम हो जाएगा और उतना लाभ होगा। वहीं कॉफी, कैफीन, डार्क चॉकलेट और डेयरी प्रोडक्ट्स को हमें नहीं लेना है। हम योगा मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं, तो अभ्यंगा को हमें नहीं भूलना है। हम पूरे शरीर की मालिश करके शॉवर लेंगे। मालिश किसकी करेंगे? हम सीसेम ऑयल की, तेल की, लेवेंडर, सैंडलवुड, रोज लेकर के करेंगे। और एक बात का ध्यान दें, जो अब मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठंडे पानी से आप स्नान करेंगे। शॉवर जो लेंगे ठंडे पानी का लेंगे। जो मैंने साइनस में बताया उसमें आपको गर्म पानी का शॉवर लेना होगा। इसमें आप अपनी आंखों पे ठंडे पानी के छपाके मारेंगे, आंखों पे आइस पैक रखेंगे, आप जो है रोज वाटर का पैक रखेंगे, तो आपको लाभ होगा। हम कौन सा योगा करेंगे? हमें रिलैक्सिंग पोजेस वाले योगा करने हैं। हमको कौन सा योगा नहीं करना है? हमको सन सैल्यूटेशन नहीं करना है, सूर्य नमस्कार नहीं करना है, कपालभाति नहीं करना है, या भस्त्रिका नहीं करना है, और करना है तो बहुत कम करना है।
देखिए, जिनकी जीवन शैली टेंशन हेडेक वाली है, उनको क्या करना है, उनको शांत हो जाना है। चंद्रभेदा प्राणायाम करना है, शीतली शीतकारी प्राणायाम करना है, शवासन करना है, मकरासन करना है, योग निद्रा करनी है, और मेरा प्रिय लो फ्रीक्वेंसी भ्रामरी प्राणायाम करना है। और भ्रामरी प्राणायाम में भी क्या करेंगे, जो प्रणव का थर्ड फेस होता है ना, ओम का आ उ बा मकार वाला, उसको हमें अधिकता से करना है। ये बहुत रिफ्रेशिंग होता है, और मैं समापन में आपको इस पूरी विधि को बताऊंगा। हम स्टीम इनहेलेशन भी ले सकते हैं, परंतु इसमें स्टीम कौन सी लेनी है, हमें लेवेंडर की लेनी है। लेवेंडर की जो वो होती है बहुत अद्भुत होती है, बहुत लाभ पहुंचाती है। आप अपने कमरे में लेवेंडर का वो भी जला सकते हैं और उसकी स्मेल ले सकते हैं। अब आया साइनस हेडेक। टेंशन हेडेक हुआ वात दोष की वजह से, और कफ दोष हुआ, साइनस हेडेक हुआ हमारा कफ दोष की वजह से। कफ दोषा किससे होता है, अर्थ एंड वाटर से, ठीक है ना। और इसीलिए इसमें आपको अलग तरीके से चलना होगा। इसमें क्या होता है, आपके आंखों के चारों तरफ, गालों पे, माथे में दर्द होगा, और क्या होगा, बैक ऑफ हेड में कभी दर्द नहीं होगा। ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। जब एक्यूट अटैक होगा तो आपकी कंजेशन होगा आई में, नाक से पानी चलेगा। पर अगर कफ दोष की जगह वात दोष है, जो 10 दिन के जुकाम खांसी के बाद हो जाता है, तो जब वात दोषा होगा तो क्या होगा, आपकी नाक से बलगम तो आएगा पर पानी नहीं चलेगा, उस वक्त आपकी नोज स्टफी हो जाएगी, थिक म्यूकोपुरुलेंट सिक्रीशन होंगे, गाढ़ा बलगम होगा, मुश्किल से निकलेगा, और वो कहेगा मेरा गला फंस जाता है, मेरी सांस रुक जाती है। और जब बलगम निकल जाता है, बलगम झड़ जाता है, तो मैं कंफर्टेबल। साइनस वाला जो हेडेक होता है, उसमें क्या होता है, पेशेंट लेथार्जी हो जाता है। और टेंशन वाले में क्या होता है, वो रेस्टलेस हो जाता है। और जब माइग्रेन वाला होता है, उसमें क्या होता है, नॉशिया वॉमिटिंग हो जाता है। ना तो टेंशन वाले हेडेक में, ना साइनस वाले हेडेक में, उससे लाइट और नॉइज से प्रॉब्लम नहीं होती दोनों को, बट माइग्रेन वाले को लाइट और नॉइज से प्रॉब्लम होती है। मैं विस्तृत चर्चा ना करते हुए साइनस हेडेक के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, स्टीम इनहेलेशन, खूब सारा गर्म पानी पीने से, हाइड्रेशन से इसका लाभ होता है। स्टीम ले। एक बात और बताना चाहता हूं, लिक्रिस और जिंजर, सॉल्ट और मुलेठी वायरल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं। यानी कि अगर शुरू की फेज है साइनस हेडेक की, तो उस वक्त सॉल्ट और मुलेठी की भाप यूकलिप्टस ऑयल से, मेंथोल से, ब्लैक पेपर से, तुलसी से, रोजमेरी से ज्यादा फायदा करेगी, और ये कोरोना में भी लाभ करती है। सूरज की प्रातः की रोशनी इसमें लाभ पहुंचाती है। जल नीति, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, पग संचालन, कटी चक्र चालन, भस्त्रिका और भ्रामरी प्राणायाम इसके लाभ है। अभ्यंग में क्या करेंगे, वहां हमने बताया था लेवेंडर, यहाँ बता रहे हैं ब्लैक पेपर, पेपरमिंट का मसाज करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, तेज गर्म पानी से शॉवर लेंगे। ध्यान दें, सर पे तेज गर्म पानी नहीं डालना है, बॉडी पे डालना है, ठीक है ना। और स्टीम ऐसा लें कि आपके वॉशरूम में थोड़ी सी स्टीम दिया जाए। हमें रूम टेम्परेचर का ध्यान रखना है। रूम टेम्परेचर कभी भी 25 से नीचे ना हो, कोल्ड के एक्सपोजर से हो। अब हम वापस लौटते हैं माइग्रेन की तरफ। माइग्रेन की 4 दशाएं बताई थी मैंने। पहली दशा है प्रोड्रोम, यानी कि 24 घंटे से 48 घंटे पहले कोई वार्निंग सिम्टम अगर उसे हम पकड़ पाएंगे, तो बाय एक्सपीरियंस हमें पता लग जाएगा कि ऐसे ऐसे लक्षण हैं। क्या लक्षण होते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, डिफरेंट चीजें खाने की इच्छा होने लगेगी, प्यास बढ़ जाएगी, जो महाई आने लगेगी, मूड चेंजेस आने लगेंगी, कभी कभी गुस्सा आने लगेगा, डिप्रेशन हो जाएगा, गर्दन में और शोल्डर में पेन हो जाएगा, स्टिफनेस हो जाएगी, विजन लॉस हो जाएगा, आपको आंखों में लगेगा कि आपके चश्मे का नंबर बदल रहा है, बोलने का मन नहीं करेगा, फेस पे एक तरफ या पूरी आधी बॉडी में आपको नमनस सी हो जाएगी, और आपको जो टेरिटस है, डिफरेंट नॉइजेस, और कभी कभी म्यूजिक सा भी सुनाई देगा, कभी कभी जर्किंग मूवमेंट भी बॉडी में होगी।
इसको हम कहते हैं प्रोड्रोम। और अगर आप इसको पहचान लेंगे और उस वक्त आप अपनी डाइट पे, अपनी जीवन शैली में और भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो आप अटैक से बच सकते हैं। जो अटैक होता है वो क्या होता है, पेन होता है। वो यूजुअली एक साइड पे होता है, पर कभी कभी दोनों तरफ भी होता है। थ्रॉबिंग, अब फड़फड़ाने वाला होगा, ठीक है ना, लाइट और साउंड से बढ़ेगा, और कभी कभी स्मेल से और टच से भी बढ़ता है, और हमेशा नौशिया और वॉमिटिंग से जुड़ा हुआ होता है। अब हमारा आ गया अटैक के बाद की चीज, पोस्टड्रोम। इसमें क्या होता है, मरीज कंफ्यूज सा हो जाएगा, ड्रेन्ड आउट होगा, कहेगा यार पूरी जान निकल चुकी, किसी ने निचोड़ दिया है और मैं तो ऐसा थका थका से हो रहा हूं, कुछ भी करने की क्षमता नहीं है। और सर को तेजी से हिलाने में या बॉडी में जर्क लगने से पेन होगा दोबारा, तो वो एकदम सिमटा सा बैठा रहेगा और कंफ्यूज होगा। पर कभी कभी एग्रेसिव भी हो जाता है और गुस्सा भी होने लगता है। क्या क्या चीज इसको इस पीरियड में नहीं खानी चाहिए, जो साल्टी और प्रोसेस्ड फूड है, जो बाजार के भोजन है, प्रोसेस्ड फूड आते हैं, टिन आते हैं, साइट्रस फ्रूट भी नहीं खाने हैं, जबकि साइट्रस फ्रूट आपके टेंशन हेडेक में लाभ करते हैं। ओवर ईटिंग नहीं करनी है, जो स्पाइसी फूड है ना, चाट पकौड़ी वगैरह, उनको अवॉइड करना है। आपको नियमित भोजन लेने हैं, मील को मिस नहीं करना है। मिस का अगर आप भूखे रह जाएंगे तो भूख से भी ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। जो स्वीटनर्स है ना, आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे एस्पर्टेन वगैरह है, वो नहीं लेने हैं। जो खाने में प्रिजर्वेटिव पड़े होते हैं वो अटैक को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, इसलिए वो वाला भोजन आपको नहीं करना है इस वक्त। क्योंकि आपको प्रोडोम में पता लग गया, प्रीडोम में पता लग गया कि कौन से फैक्टर हैं जिससे आपको गैस कर सकते हैं, तो आपको इस वक्त स्ट्रेस नहीं करना है। कोई भी ऐसा माहौल नहीं लेना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसमें एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो या एक्साइटमेंट। देखिए, एक्साइटमेंट वाला भी नहीं करना है, शॉक वाला भी नहीं करना है, और गलत पोस्चर में भी नहीं होना है, ठीक है ना। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, हालांकि डायबिटिक्स यूजुअली ओबीज होते हैं, उनमें माइग्रेन कम होता है, पर आपकी लो ब्लड शुगर कब होगी, जब आप मील मिस कर जाएंगे तो आपकी ब्लड शुगर लो हो जाएगी। तो ध्यान रखें आपकी लो ब्लड शुगर नहीं होगी। और आज के एरा में जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, उनके यूज से भी प्रेसिपिटेट होता है, यानी कि मोबाइल फोन, लैपटॉप, और जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वाईफाई। आप क्या करते हैं, आप अपने घर का वाईफाई 24 घंटे ऑन रख देते हैं। आप एक अननोन, बगैर समझे हुए, बगैर देखे हुए आप एक इलेक्ट्रिक कनेक्शन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जाल में फंसे हुए हैं। तो ये बहुत सारी बीमारियों का कारण होता है, जिसके कारण आपको होता है। और जो अंतिम सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जो माइग्रेन वाले होते हैं ना, वो अक्सर ओवर एम्बिशियस होते हैं और वो बहुत सारी जिम्मेदारी साथ ले लेते हैं, और उनसे वो जिम्मेदारी पूरी नहीं हो पाती है। वो हर चीज को परफेक्शन के साथ, एकदम अप टू द मार्क एंड बेस्ट क्वालिटी के साथ करना चाहते हैं, और जब वो नहीं हो पाता है तो उनको ये सारे लक्षण प्रेसिपिटेट होते हैं, और उसकी वजह से उनको माइग्रेन हो जाता है। मैंने पहले बताया कि स्ट्रॉन्ग स्मेल से, और जो सेकेंड हैंड स्मोक है, यानी कि आपके सामने कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है तो वो तो फूंक करके दूर फेंक दे रहा है और आप उसको इनहेल करते जा रहे हैं, दैट इज वन ऑफ द कॉज ऑफ माइग्रेन। जो बंद कमरे हैं उनमें इसको होता है। और एक और, शादी ब्याह में जब आप जाते हैं ना, जो फ्लिकरिंग लाइट होती है, आपके ऊपर ग्लेयरिंग लाइट्स पड़ती है, वो उससे बचाना चाहिए। फ्रिक्वेंट चेंज ऑफ टेम्परेचर, जैसे आप 16 डिग्री के टेम्परेचर के कमरे में चले गए और उसके बाद आ गए। कुछ मेडिसिन जैसे स्लीपिंग पिल्स होती हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स ए वन ऑफ द रीजन ऑफ, जहां पे रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी हो जाएगा और वर्किंग वुमेन होगी, उसको माइग्रेन होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि वो प्रेगनेंसी नहीं चाहती है और उसने सडनली अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है।
तो उसकी वजह से जब तक उसको मेंसेस नहीं हो जाएंगे वो स्ट्रेस रहेगी, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ माइग्रेन। अब हम समझते हैं हम इसको मैनेज कैसे करेंगे। कैसे करेंगे, मैंने अब तक चर्चा करी स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस को बचाएंगे, हाइड्रेशन करेंगे, पानी की कमी को होने ही नहीं देंगे, 6 to 8 ग्लास पानी पिएंगे, जो ट्रिगर्स मैंने बताए हैं उनको अवॉइड करेंगे, जो रिलैक्सिंग योगा है उनको करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। और आज के एरा में एक बहुत ज्यादा चर्चा में है ग्लूटेन फ्री डाइट, यानी कि व्हीट जो है ग्लूटेन फ्री डाइट बहुत ज्यादा फायदा करती है। एल्कलाइन डाइट लेंगे, आयुष मंत्रालय भी कहता है अमृत आहार, जो आपके स्प्राउट है ना वो एल्कलाइन है, जो लीफ